तो डरी हुई सरकार है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में उनके इरादे मजबूत हैं और 43 डिग्री टेम्परेचर में भी वो सड़कों पर है। सत्ता परिवर्तन से जो यात्रा आपने निकाली उससे आपको लाभ क्या मिला, क्या हासिल हुआ, आखिर किस नतीजे तक आप पहुँचे? वो काम तो कर नहीं रही, अपने एसी के कमरों से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश ही नहीं पूरे देश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जैसे इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, मीटिंग हुई, तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं बुलाया गया। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन जनता के साथ है, जनता के दुख दर्द के साथ है, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, और हमारा सीधा गठबंधन जनता की दुख दर्द और उनकी समस्याओं से। पेपर लीक आप कह रहे नहीं रोक पाए, लेकिन बड़ा कदम उठाया, टेलीग्राम को बंद कर दिया गया। केवल एक टेलीग्राम बैन कर देने से पेपर लीक नहीं रुकते। बड़ी मछलियों को तो अभी इन्होंने पकड़ा ही नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी यदि सत्ता में आएगी तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाएगी या एनएसए की तरह कार्रवाई करेगी, ताकि उनकी 7 पुश्तें भी बच्चों के भविष्य को खराब ना कर सकें। भारत लाइव हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम लोग मीरापुर में मौजूद हैं और मीरापुर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस समय रविंद्र भाटी मेरे साथ मौजूद हैं जो अभी जिम का उद्घाटन किया है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सत्ता परिवर्तन यात्रा चली और कैसे अभी टिकट को लेकर कैंडिडेट्स जो भी हैं उन सब के इंटरव्यू लिए गए और भी कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर गठबंधन को लेकर हो। क्या कहेंगे आप, जैसे सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली और लगातार लखनऊ में लोग डेरा डाले हुए थे, क्या कहेंगे पहले सत्ता परिवर्तन? देखिए, सत्ता परिवर्तन यात्रा का पहला चरण शुरू हुआ था बिजनौर से 4 जून को, उसके बाद मेरठ और शामली में यात्रा निकाली गई। लेकिन सरकार केवल सत्ता परिवर्तन नाम से ही डर गई। बिजनौर में परमिशन लेने के लिए हमें 2 दिन थाने में रात को भी आंदोलन करना पड़ा, 2-2 बजे तक। सरकार नहीं चाहती कोई भी विपक्ष या कोई भी पार्टी जनता के हितों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर, वो लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत ये है कि अपनी बात बहुत मजबूती से रख सकते हैं, उसको सरकार कुचलना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। आप देखिए, आज देश में पत्रकारों पे भी यदि कोई सवाल सरकार से पूछ लेते हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, ईडी के छापे पड़ जाते हैं। तो डरी हुई सरकार है। वैसे पंचायत चुनाव भी इसने इसी डर की वजह से, जनता कहीं विरोध में वोट, बम्पर वोट दे के बीजेपी को हराना था, इसलिए उन्होंने पंचायत चुनाव को भी हटा दिया। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में उनके इरादे मजबूत हैं और 43 डिग्री टेम्परेचर में भी वो सड़कों पर है और जनता के साथ है, जनता के मुद्दों के साथ है। चाहे बिजली, महंगी बिजली का मुद्दा हो, चाहे प्रीपेड मीटर का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हों, चाहे किसानों के मुद्दे हों, तो आज़ाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन करके रहेगी। और पूरे प्रदेश की जनता ने भी ये तय कर लिया है कि 2027 में इस बार हिटलरशाही, नफरत की राजनीति का अंत होगा, फिरका परस्त जो ताकतें हैं उनका अंत होगा, जो देश को, भाईचारे को ख़राब करना चाहती हैं उनको जवाब देगी जनता वोट के द्वारा। जो यात्रा आपने निकाली उससे आपको लाभ क्या मिला, क्या हासिल हुआ, आखिर किस नतीजे तक आप पहुँचे? देखिए, काशीराम साहब ने ये कहा था, जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाए तो सड़कें सूनी रहनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सदन में आवाज़ उठाते हैं और उनके कार्यकर्ता सड़कों पर जनता के मुद्दों के साथ सड़कों पर रहते हैं। और जो विपक्ष का असली काम है, जो विपक्ष का धर्म है, जो अन्य पार्टियों को निभाना चाहिए, जो पार्टियां लंबे समय सत्ता में रही हैं, वो काम तो कर नहीं रही, अपने एसी के कमरों से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश ही नहीं पूरे देश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन के अंदर इतने सवाल आज तक भारतीय जनता पार्टी से किसी पार्टी के, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं पूछ पाए जितने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सरकार से उनकी विफलता को लेकर मुद्दे पूछे। इतने मुद्दे पूछने के बावजूद भी अब जैसे इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, मीटिंग हुई, तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं बुलाया गया। आप कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन आपको करनी है, क्या अकेले कैसे कर पाएंगे जब आपके सामने पूरा विपक्ष गठबंधन है, फिर उधर बीजेपी का पूरा गठबंधन है, तो अकेले कैसे कर पाएंगे? विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन जनता के साथ है, जनता के दुख दर्द के साथ है, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, जो महंगाई में सरकार फेल है, जो बेरोजगार हैं, जो छात्र हैं जिनके बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, जो सरकार केंद्र और स्टेट में 16 राज्यों में होते हुए भी वो एक पेपर लीक को नहीं रोक पा रही।
उसके जो माफिया हैं उनको जेल में नहीं भेज पा रही, तो सरकार तो हर मामले में फेलियर है। और हमारा सीधा गठबंधन जनता की दुख दर्द और उनकी समस्याओं से। पेपर लीक आप कह रहे नहीं रोक पाए, लेकिन बड़ा कदम उठाया, टेलीग्राम को बंद कर दिया गया। देखिए, आप समझिए कि 22-14 साल में 25 से ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षाएं लीक हुई हैं। जिस एजेंसी को NTA को इन्होंने वो दे रखा है टेंडर पेपर कराने का, उनके किसी भी जिम्मेदार उसके मालिकों पे या उनके अधिकारियों पे किसी पे कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। केवल एक टेलीग्राम उसको बैन कर देने से पेपर लीक नहीं रुकते। बड़ी मछलियों को तो अभी इन्होंने पकड़ा ही नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी यदि सत्ता में आएगी तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाएगी या NSA की तरह कार्रवाई करेगी, ताकि उनकी 7 पुश्तें भी बच्चों के भविष्य को खराब ना कर सके। छात्रों के हितों को लेकर आप समझिए, कोई बच्चा तैयारी करता है, उसके माँ बाप किस कदर ज़मीन बेच के, प्लॉट बेच के, महंगाई में अपने सर्वाइव करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। यदि बच्चे की पेपर 2 बार लीक हो जाए, उसकी एज निकल जाती है, फिर कौन रोज़गार देगा उसे? फिर कौन जिम्मेदार होगा? एक बच्चे के रोज़गार के पीछे पूरा परिवार निर्भर होता है। 8-8, 10-10 मेंबर उस पर निर्भर करते हैं। आप पेपरों को नहीं रोक पा रहे तो आप क्या बॉर्डर पे दुश्मन को रोकोगे? आप अपने देश में जो अपने संसाधनों के द्वारा एग्जाम कराते, आखिर क्यों सरकार उनको नहीं चाहती? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े धन्ना सेठों का कहीं ना कहीं हित जुड़ा हुआ है और उनको सरकार बचाना चाहती है। मीरापुर विधानसभा सीट पर आप पहुंचे हैं, तो क्या मान लिया जाए कि आज से आपने बिगुल बजा दिया है चुनाव का? देखो, मीरापुर पे आज ही नहीं, मैं तो पहले भी आया हूँ। जब मुजफ्फरनगर की रैली हुई थी, यहाँ के लोगों से, यहाँ के भाइयों से मेरा दिली लगाव है। जब कभी भी आता हूँ बहुत प्यार मिलता है। जब मुजफ्फरनगर की रैली हुई तब भी मैं आया था, जब उपचुनाव हुआ था तब भी यहाँ 10-15-20 गाँवों में हम रहे थे। तो केवल चुनाव को देख के ही हम किसी ज़िले में या किसी विधानसभा में नहीं जाते। मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी हूँ, और केवल एक ही विधानसभा की नहीं, अन्य विधानसभा को भी मजबूत करने की और कार्यकर्ताओं को और अपने प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दे रखी है। तो केवल, और फिर हमारी राजनीति और नेताओं की तरह नहीं है केवल जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं केवल वहीं जाएं। हम तो देश में जहाँ भी जुर्म ज्यादती होती है, अपराध होते हैं, उस कोने में जाने का प्रयास करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे उसके लिए हमें कितना भी नुकसान उठाना पड़े। जेलें भी कई बार हम गए हैं, मुकदमे भी लगे हैं, लेकिन हम चीज़ों से घबराते नहीं। अपने लोगों के मान सम्मान के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनके मुद्दों के लिए हम किसी भी हद तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लखनऊ में कई नेताओं के इंटरव्यूज़ हुए, बल्कि जो कैंडिडेट की ख्वाहिशमंद है उन सब के इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन ऐसा किसी का इंटरव्यू जिसमें किसी बड़े नेता का बेटा फेल हुआ हो और फिर उसका टिकट हो? देखिए, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले तो प्रदेश की 403 विधानसभाओं पर, हमारे जिला अध्यक्ष जी वहाँ उपस्थित थे जब इस जिले के इंटरव्यू हुए थे, सबको मौका दिया है। कोई भी कार्यकर्ता किसी जाति धर्म से वो आवेदन कर सकता है। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, पार्टी के शीर्ष लीडरशिप बैठेगी, पार्टी के हित में जो मजबूत प्रत्याशी होगा, जो जिसने संघर्ष किया है, जो जीतने की क्षमता रख जाए, फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी में एक प्रत्याशी के अलावा सबसे मना कर दिया हो जी आपका आवेदन नहीं लेंगे। हमने सब सीटों पर सबका आवेदन लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भीम आर्मी के विनय रतन जी हैं, उनकी सीटों पर 6 लोगों ने आवेदन करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हसनापुर से लड़ना चाहते थे, उनकी सीट पर 3 लोगों ने आवेदन करें। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमारी पार्टी ने सबको मौका दिया है कि जो लोग, जिन लोगों में इच्छा है चुनाव लड़ने की, वो अपना आवेदन करें, अपनी बात सिद्ध करें, अपनी योग्यता दिखाएं, अपनी मेहनत दिखाएं। आप कैसे करो, आप चुनाव जीतने के लिए क्या क्या आपने संघर्ष किया या क्या क्या भविष्य में करने वाले हो। तो अब लास्ट में जब, क्योंकि हमारी पार्टी में नई पार्टी है, लेकिन फिर भी आप देखिए बिजनौर आपसे सटा हुआ, एक सीट पर 10 प्रत्याशी ने आवेदन किया है। तो आज़ाद समाज मुजफ्फरनगर में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आवेदन हुए, बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर में। तो इसके बाद जो योग्य और जो चुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशी होंगे उनको उतारा जाएगा। अभी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद खुद हस्तिनापुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या बिजनौर में कोई ऐसी सीट नहीं है जहां से वो चुनाव जीत सके? देखिए, बिजनौर की तो 8 की 8 सीट हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ संगठन भी बूथ तक हमारा बना हुआ है, और 10 प्रत्याशियों का एक सीट पर आवेदन करना इसका सबूत है कि वहाँ पर कोई और सामने टिक नहीं पाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लोकतंत्र को मानते हैं। उन्होंने अभी कोई सीट फाइनल नहीं की है, लेकिन संभावित है वो कहीं से भी लड़ सकते हैं यदि पार्टी के लोग, कोर कमेटी के लोग चाहेंगे। उन्होंने कोर कमेटी के ऊपर छोड़ रखा है अपना
यदि कोर कमेटी के लोग कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनाव लड़ना तो लड़ेंगे। यदि कोर कमेटी के सारे सदस्य ये कहें नहीं भाई आपको तो पूरे देश में सबको लड़ाना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। वो तो कोर कमेटी को आगे रखते हैं, लोकतंत्र को आगे रखते हैं भाई। तो जैसे बिजनौर में आप जीतने का दावा कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर से आप मजबूत हैं, फिर वही सवाल आता है कि जब इंडिया गठबंधन है, क्या कोई बात बनी है, क्या कोई सहमति बनी है? गुजरात मॉडल को यदि कोई परास्त कर सकता है तो नगीना मॉडल है। अब आप पूछोगे नगीना मॉडल क्या है? उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति आधारित होती है और ज़्यादातर टिकट जो जाति को देख के दिए जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गठजोड़ है दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का, वो किसी पार्टी के पास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये नगीना मॉडल ही काम करेगा। दलित समाज एकजुट भाई के पीछे हो चुका, चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे बिजनौर हो। मुस्लिम समाज ने 1.5 लाख वोटों से बड़ी बड़ी पार्टियों को परास्त किया नगीना में। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आप यदि देखें तो दलित के साथ मुस्लिम मिलेगा, फिर उनके साथ पिछड़ा मिलेगा, पिछड़े में सब जातियां मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को ये 3 कप्तान मिलकर, उत्तर प्रदेश के 3 कप्तान दलित, पिछड़ा और मुसलमान, ये मिलकर इसको धोबी पाट मारेंगे, चारों खाने चित्त। भारतीय जनता पार्टी की विदाई इस बार तय है। जैसे समाजवादी पार्टी कहती है कि हम पीडीए को लेकर चल रहे हैं, ऐसे ही बीजेपी का अपना फॉर्मूला है, आपका क्या है? देखिए हमने तो 3 कप्तान बता दिया आपको। हम हर शोषित वंचित उस गरीब की आवाज़ हैं, बुलंद आवाज़ है, जो अंतिम तबका तक, जो देश की बड़ी आबादी है, 85% जो आइडियोलॉजी, 85% लोग हैं जिनको हमेशा धर्म के नाम पर ठगा गया। उनकी वोटें तो सरकार ले लेती है, लेकिन जब उनके हक अधिकार की बात आती है, जैसे अब ओबीसी की भी बात आ जाए, ओबीसी 52% जब था 1931 में, अब तो 60% के आसपास होगा। जैसे ही यूजीसी पे पहली बार दलितों के साथ यूजीसी पे ओबीसी का छात्रों के हितों को लेकर कानून आया, 10% लोग किसी तरह बिल उठे और सरकार ने 85% को छोड़कर उन 10% की बात का ध्यान रखा और उसको एक दिन में ही उसे न्यायालय के द्वारा कैंसिल करा दिया। तो ये सब लोगों के सामने है। पिछड़े अब जो पहले वाले पिछड़े नहीं रहे, अब वो जागृत हो रहे। देखो उनके पिछड़ों के अधिकार मुसलमानों ने नहीं छीने, दलितों ने नहीं छीने। उनके धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा वोट भी बीजेपी ने पिछड़ी जातियों की ली, जो 3743 जातियाँ हैं देश में। और जब उनके हक अधिकार की बात आती है, यूजीसी की आती है, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात आती है, जातीय जनगणना की बात आती है, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आती है, तो इन बीजेपी के नेताओं के मुंह पर दही की तरह दही जम जाती है। एक कोई स्टेटमेंट नहीं देता। तो ये पिछड़े जाग रहे हैं और इस बार पिछड़ों की निर्णायक भूमिका होगी। दलित और मुसलमान तो संगठित है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। पिछड़ों ने थोड़ा सहारा लगा दिया, सरकार पलट गई। बस यही है। जब हिटलरशाही सरकार हो जाए, उनके क्या कहते हैं शहंशाह अपने आप को तानाशाह समझने लगे, आदरणीय योगीनाथ जी की तरह, तो जनता जो है ना तख्ता पलट करती है। बड़े बड़े तख्त ताराज भी पलटे गए हैं इस दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी क्रांति हुई है। उत्तर प्रदेश में भी नीली क्रांति होगी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन, जो हमारी यात्रा का टाइटल है, जिसको सरकार देख के परमिशन नहीं देती है। आज देखिए हम अपने देश में परमिशन मांगने जाते हैं, आरएसएस बीजेपी के बड़े बड़े लोग प्रोग्राम करते हैं, कोई परमिशन नहीं लेते, सबकी यात्राएं निकलती हैं, सबके जुलूस निकलते हैं, और जैसे ही आज़ाद समाज पार्टी प्रोग्राम करने जाती है तो परमिशन नहीं मिलती। तो ये तानाशाही जब जनता सब जान चुकी है, सब हर वर्ग दुखी है। बताइए कौन सा वर्ग दुखी नहीं है? किसान, मजदूर, मजदूरों का वेतन कितना मिल रहा है? परमानेंट नौकरी कहाँ है? पुरानी पेंशन कहाँ है? कोई तो एक विषय बता दो। डीजल पेट्रोल देख लो, गैस के वो देख लो, 56 इंच का सीना कहाँ है? ट्रंप रोज धमका देता है, 3 हमारे लोग जहाज पे बम फेंक के नेवी के जहाज पे मार दिए गए। कहाँ गया 56 इंच का सीना? योगी जी तो कहते हैं पाकिस्तान के नाम पे तो 56 इंच का बड़ा सीना दिखाते हैं। जब अमेरिका आते हैं, जब कैसे ये चुप हो जाते हैं? क्यों उनके सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है? क्यों चाइना के सामने जब वो हमारी ज़मीन कब्जाने का प्रयास करता है, तब क्यों नहीं ये जो आरएसएस के और बीजेपी के लोग नहीं बोलते? आपको ये देखना पड़ेगा, विश्वगुरु ऐसे नहीं बना जाता। विश्वगुरु बनने के लिए आपको लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी करनी पड़ेगी। आप 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो मुफ्त में, और आप कहते हो विश्वगुरु। 80% का मतलब आप 100 करोड़ लोगों को 140 करोड़ में ऐसे फ्री दे रहे हो, और दूसरी तरफ डंका बजा रहे हो कि हमारा तो विश्वगुरु बनने जा रहा है। ऐसे विश्वगुरु थोड़ी बनता है।
हम जिस उत्तर प्रदेश में हैं उस उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ रोडों पर नमाज नहीं होती, यहाँ कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं होता मुसलमानों में। तो ये बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, वो सबसे बड़े जातिवादी हैं। यदि कोई पिछड़ा दलित मुसलमान होगा तो एनकाउंटर भी होगा और उनका मकान भी गिरेगा। और यदि मुख्यमंत्री जी की जाति के लोग आ जाएंगे तो ये उनका बुलडोजर भी जाति देख के चलता है और उनका एनकाउंटर भी जाति देख के होता है। तो जब मुखिया ही जातिवादी हो जाए तो उनसे न्याय की क्या उम्मीद हो सकती है। वो कहते थे बहुत दिनों से, बंगाल में भी उन्होंने एक नारा दिया कि हम गाय नहीं कटने देंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बीफ के मामले में नंबर 1 है। तुम चुनाव के लिए बीफ वाली कंपनियों से 250 करोड़ चंदा लोगे, सबसे ज़्यादा गाय यहाँ कट रही, सबसे ज़्यादा दलितों पर अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे। कहाँ है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था उनकी केवल थोड़े लोगों के लिए है। पूर्वांचल में उनके स्वयं जातीय के लोग बहुत बड़े बड़े बाहुबली हैं, एक पे 100 मुकदमे हैं। कभी उनकी लिस्ट बनी? कभी उन पर कार्रवाई हुई? तो ये उनका न्याय व्यवस्था उनकी झूठी है, उनकी कथनी करनी में अंतर है। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अब के योगी आदित्यनाथ जी की विदाई तय है।